ठीक है। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आगे के आरटीसी करेंगे एमईजी 01 की। तो हम ये टारगेट करेंगे कि हम 4 से 5 वीडियो या हो सकता है 6-7 भी हो जाए। हम इस जितने भी आरटीसी हैं, जितने भी पेपर हमारे पास अवेलेबल है जून 2010 से लेके अभी तक के, वो हम सब करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। और प्लीज जहाँ भी मेरी आवाज लैग करे या कुछ करे तो आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आप फिर से रिपीट कर दूंगा। हाँ, जून 2012 हो गया था। नहीं, दिसंबर से करना था। विकास, सबसे पहले एक प्रायर है कैंटरबरी टेल्स में, उसकी फोटो ओपन कर देना प्लीज। अब लिख देना प्रायर इन कैंटरबरी टेल्स। ओके। नहीं नहीं विकास, स्पेलिंग है इसकी, एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। पी आर IOR ESS। ESS है, EL नहीं, ESS। इन कैंटरबरी टेल्स लिख देना। हाँ, ठीक है। आप कोई भी ओपन कर दो, सेकंड वाली फर्स्ट इमेज ओपन कर दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो आप जैसे देखिए इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये एक नन थी चर्च में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है क्योंकि इसके बारे में हमें चौसर द नरेटर ने नहीं बताया है। इसके बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है, कुछ भी जो भी चीजें हमें इसके बारे में बताई गई हैं, वो होस्ट हैरी बैली ने बताई है। तो इसलिए ये कैरेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें होस्ट होस्ट हैरी बैली ने बताया इंस्टेड ऑफ चौसर। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब पेपर ओपन कर देना। अब देखिए इसमें कीवर्ड्स याद है। देखिए सेकंड वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया है, वो नोज है, उसके बाद आइस है। तो एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसकी बॉडी बॉडी पार्ट्स को मतलब कैसे नरेटर ने डिस्क्राइब किया है। तो हम यहाँ से आसानी से पहचान लेंगे। यह है द प्रायर का कैरेक्टर चौथा की कैंटरबरी टेल्स में। उसके बाद देखिए दूसरा वाला है, बहुत सिंपल है, चॉन्टे क्लियर। देखिए रिपीट हुआ है, ये आपका कैरेक्टर चॉन्टे क्लियर नन प्रीस्ट टेल, बहुत इंपॉर्टेंट है कैंटरबरी टेल्स में। इसका थोड़ा सा ऊपर करना, एक जून 2011 का पेपर जाना, एक तरह एक उसमें। हाँ, पहला वाला को ओपन करना। ये देखिए इसमें भी उन्होंने देखिए चॉन्टे क्लियर वर्ड को मेंशन किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि नन प्रीस्ट टेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो बीस टेबल है, यहाँ एनिमल बिल्कुल ह्यूमन की तरह टॉक कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे पेपर आता भी जाएगा, आप देखते जाएंगे, उन सब पेपर में आप ये देखेंगे कि ननपीस टेल से बहुत आरटीसी उसने पूछी है। ठीक है, हाँ विकास, अब वापस आ जाते हैं अपना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीसी आपके लिए करने के लिए। अब देखिए सेकंड वाले पे आ जाते हैं। एक जीनियस वर्ड है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ब्राइडल पावर। तो उसमें देखिए ये कह रहा है कि आपका एपिथेलियम है। क्यों एपिथेलियम? कौन सी पोयम थी वो? एडमंड स्पेंसर अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिखता है। तो ब्राइडल पावर, जीनियस, तो ये तीन की वर्ड्स हैं लव।
ऐसे करके 3 से 4 कीवर्ड्स हैं जिसको आप हाइलाइट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए वही भैया इसको हाइलाइट किया है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम की जो इंग्लिश थी, इस तरह के टाइम की जो इंग्लिश थी और जो आज की इंग्लिश है वो पूरी तरह से चेंज हो सकती है। तो आप पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो आपको सिर्फ वही वर्ड्स पकड़ने हैं जो आप आज यूज करते हैं। जैसे ब्राइडल है, जीनियस है, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं आज हम लोग यूज करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है विकास, आप बता। ओके, तो देखिए सॉन आ रहा है, लीडा आ रहा है। विकास मैं तुमको एक फोटो सेंड कर रहा हूँ, प्लीज वो ओपन करके दिखा देना। विकास आज मैं सेंड कर दिया प्लीज। हाँ, यहाँ यहाँ पर शो कर रहा हूँ। हाँ विकास, ओपन का तो शो करके दिखा दो इन लोगों को, तुम लोग देख देख लेना। ये देखिए सॉन। तो ये अब आप जब प्रोथेलियम पढ़ेंगे तो ये सॉन का वर्ड आप लोग बहुत बार देखेंगे। और जो मतलब वो बैठी है, जो गॉडेस बैठी है, उनका नाम है वीनस, जिन्हें गॉडेस ऑफ लव भी कहा गया है। तो प्रोथेलियम पोयम में बहुत जगह मेंशन किया है। विकास अब पैराग्राफ पे आ जाना। तो देखिए आपको की वर्ड है सॉन और लीडा। पोयम है प्रोथेलियम, कंफ्यूज ना हो जाएगा, एडमंड स्पेंसर ने लिखी है ये पोयम प्रोथेलियम। हालांकि हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, लेकिन आप लोग जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। सॉन एक वर्ड हाईलाइट है और लीडा मैंने आपको फोटो दिखा दी है, इसे आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि वेलडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग की है। कंपास आ गया है, ट्विन कंपास। सिंपल सा वर्ड है, यहाँ पर देखिए कंपास उसने लिखा हुआ है। वो अपनी पेयर ऑफ लवर को पेयर ऑफ कंपास से कंपेयर करता है, अपनी बिलवर्ड को, है ना। तो यहाँ पर ट्विन कंपास, तो आप उसी से समझ जाइएगा, ठीक है। अब आप तीसरा वाला देखेंगे तो ये रिडक्शन पोयम का, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है, उसका लास्ट स्टेंजा है, जिसमें जो स्पीकर होता है वो भगवान को ढूंढने हर जगह ढूंढता है। लेकिन भगवान उसे कहाँ मिलते हैं? प्रिजन के पास मिलते हैं, जहां पर थ्रीफ और मर्डर होते हैं। तो ये सारी चीजें उम्मीद नहीं कर रहा होता कि भगवान उसे ऐसी जगह मिलेंगे। तो आप देखिए, थीफ और मर्डरर रिडेम्पशन पोएम का लास्ट स्टेंज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉर्ज हर्बर्ट एज अ राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो प्रीस्ट था और उसने पोएम लिखी। दूसरी बात ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट पोएम है, और ये लास्ट स्टेंजा है। तो आपके 90% या तो फर्स्ट स्टेंजा या लास्ट स्टेंजा पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर 2-3 पोएम हैं, जैसे आपकी एल एलेग्रो, इल पेंसरो और सॉल डैलो। तो मैं उससे कहूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं उसे नोट डाउन करते जाएं, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पोएम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। द ब्लड ऑफ द होली विदाउट फादर ब्लड, तो ये इल पेंसरो की जॉन मिल्टन ने लिखा है। तो आप इसके की वर्ड्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं, डुएल इन द सम आइडल प्रिंस। क्यों? क्योंकि पोएम बहुत थोड़ी सी, एक तो कंपेनियन पोएम है इल पेंसरो और एल एलेग्रो, ये दोनों आपस में एक तरह से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड पोएम है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जहां पर इल पेंसरो या एल एलेग्रो आ रहा है, लिसिडस आ रहा है, या फिर आपकी सॉल डेलो आ रहे हैं, आप इनको कहीं ना कहीं लिखते हुए चलें। क्यों? क्योंकि इनमें आप एक तो इन्होंने ये बहुत थोड़ी डिफिकल्ट पोएम है, अगर आप इन्हें लिख लेंगे एक दो बार तो आपको आसानी से याद हो जाएगी।
और हाइपेरियन और ट्रम्प ऑफ लाइफ, ये दो पोयम भी और है। इनको आप अगर आप लिख लेंगे और एक लिस्ट बना लेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगी। तो इनो ऑफ सच फॉर द बेली सेक क्रीप एंटीट्यूड एंड द क्लाइम इनटू द फोल्ड। तो इनो एक वर्ड है, इस हिसाब से उससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये पोयम है लिसिडस। तो लिसिडस पोयम की समरी मैंने आप लोगों को पहले से बता रखी है कि उसमें कुछ नहीं होता है कि जो उसका फ्रेंड होता है किंग एडवर्ड, उसका जहाज कहीं आरिश सी में डूब जाता है, तो वो अपने फ्रेंड को याद करता है और पोयम लिखता है लिसिडस, जिससे वो सारे ग्रीक गॉड उन सबको मेंशन करता है कि कहता है आप लोग कहाँ पर थे जब मेरा दोस्त का जहाज डूब रहा था और मर रहा था। तो उन सब लोगों को मेंशन करता है और चर्च में जो करप्शन होता है उसको भी क्रिटिसाइज करता है इस पोयम में। तो ये बहुत अच्छी पोयम है और बहुत से आर्टिस्ट से पूछी गई है। क्यों? क्योंकि जॉन मिल्टन एज अ राइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है विकास, नीचे कर। देखिए ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिकेट एंड व्हेन फेस समन मोनार्क मस्ट ओबे। नेक्स्ट टेक्नो जॉन ड्राइडन। ये देखिए विकास सबसे सबसे ऊपर वाला जाना 2010 वाले में प्लीज। सबसे ऊपर पहले ही आरटीसी है वो। हाँ सर 2010 2010। हाँ इसमें विकास पहले आरटीसी ओपन करना। इसके नीचे नीचे हाँ। हाँ और तो है देखो ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिकेट। विकास थोड़ा सा नीचे कर देना और थोड़ा सा नीचे। अब देखिए इसमें क्या, देखिए उन्होंने पूरी आरटीसी को एक्सप्लेन किया है। ऑल ह्यूमन थिंग्स मतलब लिखा है ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिकेट एंड व्हेन फेस समन मोनार्क मस्ट ओबे। दिस प्लेक्नो फाउंड हु लाइक अगस्टिन यंग। तो देखिए अब इसमें क्या किया उन्होंने पूरी आरटीसी दी है, लेकिन अब आपका जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है उसमें क्या है कि ऊपर की दो लाइनें पूछी जा रही हैं। तो प्लीज आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह रिपीट हुई है और ये आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि 90% आपके पेपर में या तो पहला स्टेंजा पूछा गया है या लास्ट स्टेंजा पूछा गया है। तो प्लीज उसको आप याद करिएगा। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू टिकेट एंड व्हेन फेस समन मोनार्क मस्ट ओबे। ठीक है विकास भैया ओपन कर देना यहाँ पर हम लोग। हाँ हाँ ये विकास थोड़ा सा नीचे कर लेना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए एन एपिसोड टू डॉक्टर अर्बनॉट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, या तो ये इसकी एक पोएम को आपको लिखने को दे देगा या मैप लिखनो या एन एपिसोड टू डॉक्टर अर्बनॉट में कोई, या तो इनमें से कोई एक आरटीसी में मिलेगा। तो ये आप हर हाल में तैयार करके जाइए। अब एन एपिसोड टू डॉक्टर अर्बनॉट एज आई येट अ चाइल्ड नॉट येट अ फूल टू फेम आई लिव्स इन नंबर फॉर द नंबर किंग। तो यहाँ पे वो अपने आप को सेल्फ प्रेस कर रहा होता है कि कहता है कि मैं जब पेन उठाता हूँ तो शब्द अपने आप आ जाते हैं लिखने को। जैसे कहता नहीं कि हम अपने आप ही टेबल में मुंह पे आ जाता है ना कि जैसे आप टेबल सुना रहे हैं किसी को 2 1 या 2 2 2 या 4। तो वो ऐसे अपने आप को सेल्फ प्रेस कर रहा होता है इस पोएम में। और बाकी राइटर्स को उसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया है। क्या उसने कहा है कि ये सब राइटर कोई अच्छे राइटर नहीं है, ये सब बिल्कुल चाइल्डिश है, बहुत बेतुकी बातें करते हैं और इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना बना के फेम को हासिल किया है। एज येट अ चाइल्ड नॉट येट अ फूल टू फेम आई लिव इन नंबर फॉर द नंबर किंग, और अपने आप को तारीफ की है। तो ये पोएम है आपकी अर्बनॉट अलेक्जेंडर पोप ने लिखी। ये दोनों आपके न्यू क्लासिकल पोएट्स हैं और इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉन ड्राइडन तो आपका पहले पोएट लॉरेट थे, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट थे और द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है इन्हें। तो इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, तो उस वजह से ये राइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गया जिसने ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत अच्छे से लिखा है।
तो इसलिए ये राइटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विकास नीचे कर लेना। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, तो यहाँ पर देखिए, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, तो ये विलियम ब्लेक ने पोयम लिखी थी लंदन। तो वहां पर वो बता रहा था कि मोनार्की इतनी ज्यादा मतलब एक तरह से स्टैब्लिश हो गई थी कि लोगों की जो मतलब जो फ्रीडम राइट्स होते हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं छीन गई थी। हर इंसान अपने आपस में मतलब परेशान था। तो ये सेकंड स्टेंजा है आपकी पोयम का, लंदन का, विलियम ब्लेक का। और विलियम ब्लेक एक इंपॉर्टेंट पोएट है आपका रोमांटिक एज में। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ रहा है। और ये पोएम हम लोग कर भी चुके हैं। ये आपका सेकंड स्टेंजा है, लेकिन ये स्टेंजा तक याद है कि शायद ये सेकंड स्टेंजा है पोएम का, लंदन पोएम का। तो प्लीज आप लोग इसको याद कीजिएगा। ओ लेडी वी रिसीव बट वॉट वी गिव, एंड योर लाइफ अलोन दस नेचर लिव। विकास इसको जरा सा चेक करना, ये मेरे ख्याल से टू हिज कॉइन मिस्टेस नहीं है, ये मेरे ख्याल से डिरेक्शन एंड ओड है, क्योंकि यहाँ पर नेचर आ रहा है। और एस सी कॉलरेज ने में भी एक पोयम लिखी थी जहाँ पर उसने एक लेडी को डिस्क्राइब किया था। तो प्लीज इसको जैसा कॉपी करना और पेस्ट करना गूगल पे, और पोयम की लाइन पता करना। ये मेरे ख्याल से डिरेक्शन एंड ओड है एस टी कॉलेज की। विकास वो लाइन को पेस्ट कर, कॉपी करके पेस्ट कर देना, तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो पोयम कहाँ पर। कि, हाँ। अच्छा, तो फिर क्या लिख के आया था उसमें? हाँ, तो यहाँ ये डायरेक्शन एंड ओड। हाँ ठीक है, विकास इसको सही कर देना, इसी यही को कॉपी कर देना पूरा, डायरेक्शन एंड ओड। ये एस टी कॉलेज की है। हाँ हाँ, ये हम लोगों ने गलत, ये गलत लिख दिया, ये टूरिस्ट कॉन एक्सप्रेस नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन एंड ओड है। हाँ हाँ, ये पोएम का नाम हटा के डायरेक्शन एंड ओड लिख देना। बाई एस टी कॉलेज। कॉलेज, कॉलेज, विकास, COLERIDGE। कॉलेज कॉलेज कॉलेज। अगर मैं मैसेज में लिख दूं तो तुम देख लोगे? COLER। हाँ, तुम एस टी कॉलेज लिख दो बस, ठीक है। COLRIGE है, स्पेलिंग गलत हो रही है विकास।
नहीं नहीं विकास, अभी भी गलत है। COLERI, उसके डी लगाओ, डी लगाओ। हाँ डी। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग बाद में देख लेंगे। तुम STCOLERE कर दो बस, ठीक है, वो लोग बाद में देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग सही कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका ओ लेडी आ जाएगा और नेचर आ जाएगा। तो ये दो वर्ड से हाईलाइट कर दीजिएगा। अब जैसे ओ लेडी आ गया तो आप लोग ये ना सोच लीजिएगा कि ये शायद पोएम टू हिज कॉइन मिस्ट्रेस है, नहीं, यहाँ पर नेचर भी आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है इस पोएम में, जैसे हम लोग को पता है कि एसटी कॉलेज को हेल्थ इश्यू बहुत थे, तो वो क्या करता था, ओपीएम लेता था। तो लेकिन ओपीएम लेने की वजह से जो उसकी इमेजिनेशन की पावर थी वो दिन पर दिन कम होती जा रही थी, और उसकी पर्सनल लाइफ थी वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं चल रही थी। तो इसलिए वो सारी चीजों को बताता है, ओ लेडी वी रिसीव बट वॉट वी गिव, एंड इन आवर लाइफ अलोन डस नेचर, और हमारे साथ नेचर भी रहता है इस तरह से। तो यहाँ पे वो सारी चीजों को बता रहा है। तो ओ लेडी और नेचर, क्योंकि नेचर के पोएट्स हमारे पास केवल कौन से थे, ये सब रोमांटिक जितने पोएट्स थे सब नेचर पोएट्स थे ना, तो इसलिए आपको नेचर से हाईलाइट कर देना है, समझ लेना। ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों से कहा था ना कि ट्रम्प ऑफ लाइफ, हाइपेरियन, इन दो पोएम को आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पोएम एक तो इनकम्प्लीट है, हाइपेरियन भी और ट्रम्प ऑफ लाइफ भी, तो इसलिए समझ में नहीं आता कि क्या एंडिंग है, और पोएम भी इनकम्प्लीट है ना, तो इसलिए। अब दैट व्हाट आई थॉट वाज एन ओल्ड टू, तो ये वर्ड हमको समझ में आ रहा है। तो ये पोएम है आपकी द ट्रम्प ऑफ लाइफ बाई पीबी शैली, जहाँ पे वो बताता नहीं है कि चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब एक 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 चीज के बाद दूसरी चीज आ जाती है। फेम को रिप्लेस कर देता है टाइम, टाइम को रिप्लेस करता है डेथ, और एट द एंड गॉड रियल विनर होते हैं। तो द ट्रम्प ऑफ लाइफ मतलब विक्ट्री। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इसको आप लोग लिखिएगा वरना आप लोग भूल जाएंगे। अब उसके नीचे वाला है अपॉन द सूजन ग्राउंड, तो हाइपेरियन में क्या हो रहा था, अब हाइपेरियन में युद्ध होता है ना, तो सूजन ग्राउंड का मतलब होता है जैसे गीला ग्राउंड, नरम, जैसे बारिश के बाद नहीं हो जाते ग्राउंड गीले हो जाते हैं, तो वही तो सूजन ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि बैटल कहाँ पर होगी, ग्राउंड पर होगी ना, तो कैसा ग्राउंड जो गीला था, एक ओके विकास नीचे कर लेना। और चाहे तो आप लोग उसके बाद उसको भी कर सकते हैं, सेकंड विकास जो सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड कर देना, लिस्टलेस डेड, कि मतलब जब बैटल होता है तो आप लोगों को नहीं पता होता है कितने लोग मर गए आपके पास, तो आपके पास कोई लिस्ट नहीं होती ना, तो ग्राउंड, लिस्टलेस डेथ, ये सारी चीजें हैं आपका, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है विकास नीचे कर देना। देखिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है इसमें, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ। नहीं इसके ये सेकंड लाइन वाला लिस्टलेस, सेकंड लाइन वाला, सेकंड लाइन वाला है इसमें। हाँ डेड, डेड तक पूरा। तो प्लीज अभी आप लोग जो लोग भी हैं आप लोग रुकिएगा, मैं आप लोग को, क्योंकि इसमें हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, जब क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा तो आप लोग में क्लिप दिखा दूंगा। तो वहां पर एक होता है एक बिशप ऑनर स्टॉर्म, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी होती है। तो जो बिशप होता है एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है, मतलब काल्पनिक कैरेक्टर होता है, और वो अपने अंतिम दिनों में होता है, तो वो कभी भी मर सकता है। तो उसका दिमाग दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, तो वो आता है। अब वो मर रहा होता है लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि उसकी जो टोम जो कबर बनाई जाए वो इतनी ज्यादा लग्जीरियस बनाई जाए, जो उसके बगल में गैंडोल्फ जो उसका एक तरह से कभी फ्रेंड होता है, वो मतलब उसकी वो ग्रेव को देख के जले,
तो यहाँ वो एंड जीवन मतलब मरते टाइम पे वो अपने जो फ्रेंड होता है उसको जलाना चाहता है। तो आपके लिए क्या है, देखिए हाईलाइट है, एक तो वर्ल्ड सेंट, सेंट को मतलब होता है प्रीस्ट या इन सबको कहा जाता है, बिशप को। दूसरा आपका ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये 2 वर्ड से आप लोग समझ जाइएगा। ओके विकास, थोड़ा सा नीचे कर देना। तो यट ईच मैन, हाँ विकास होता है। तो यट ईच मैन किल द थिंग्स ही लव। तो बहुत सिंपल से है कि इंसान उस चीजों को मार देता है जिससे वो प्यार करता है। तो ये पोएम ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी थी जब वो प्रिजन में थे। तो आप प्रिजन में तब जाते हैं या आपके ऊपर आपने कोई क्राइम किया होता है या कोई सारी चीज होता है ना, तो वहां पर जब जाते हैं जेल पे रहते हैं और जेल की लाइफ को देखते हैं, तो वहां पर आके फिर ये पोएम को लिखते हैं, द बैलेड ऑफ अ रीडिंग बॉय बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, येट ईच मैन किल द थिंग ही लव। तो एक लौती आके इग्नू में पोएम है जो प्रिजन के ऊपर है, और इससे केवल यही स्टेंजा पूछा गया है, तो एक ही स्टेंजा आया है, ठीक है। अभी आपकी जो पोएम है वो ईस्टर्न 1916 बाय डब्ल्यू बी ई। तो लॉन्ग लेग मूव हैंड डाई या मूव कॉक। तो मूव हैंड और मूव कॉक, यहाँ पर हैंड और कॉक दोनों को बता रहा है। तो ईस्टर्न 1916 में क्या होता है कि जो आयरिश पीपल होते हैं वो ब्रिटिश कंट्री के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देते हैं। होता ये है कि ब्रिटिश उनसे मतलब प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आ जाता है, तो ब्रिटिश क्या होता है अपने प्रॉमिस से एक तरह से वो वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो क्या होता है जो आयरिश लोग होते हैं वो रिवॉल्ट कर देते हैं ब्रिटिश के आगे। मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, आप लोगों को याद होगा, रूबी जी गार्गी, महेंद्र सर, अमित सर, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था वीडियो? कौन सा सर, कौन सा? अरे ईस्टर 1916 में जिसमें एक इंसान जो नहीं था हाथ, आप लोगों को वीडियो नहीं याद है ईस्टर 1916 का? मैंने आप लोगों को दिखाया था। थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन ईस्टर करिए सर। तो याद है, लेकिन आप कौन सा पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं अभी आप लोगों को जब ये क्लास ओवर होगी तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है? तो उससे आप लोग को आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम अभी यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो यहाँ पर मूव और हैंड और मूव और कॉप, ये 2 वर्ड्स हैं जिससे आप हाईलाइट कर लीजिएगा ईस्टर 1916 का। अब आप नीचे आइए। दिस फ्रेगमेंट आई हैव शोन अगेंस्ट माय रून व्हाई देन और यू मैं मैड अगेन। तो ये देखिए आप, ये वर्ड है विकास, इस लाइन को जैसा कॉपी करना, ये हमें वो एग्जैक्ट को भी हमें लिखना पड़ेगा ना कि ये किस पोएम से है। बेस लाइन तो पोएम है लेकिन कौन से पार्ट से है, ये जो बी वाला है इसको पूरी लाइन को कॉपी करके लिखना कि कौन पोएम का कौन सा पार्ट है। नहीं वेस्ट लाइन तो है लेकिन, हाँ लेकिन पार्ट कौन सा, ओपन करना जैसे इसको। हाँ थोड़ा सा नीचे करना। अच्छा विकास, जैसे पीछे जाना तुम्हारे उसमें लिख के आया था, एक सेकंड पीछे जाना, पीछे जाना। हाँ विकास देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तुम्हारा ये हाँ ठीक है, ये वेस्टलैंड का लास्ट पार्ट है। अब मुझे बताएगा लास्ट पार्ट कौन सा था वेस्टलैंड का? ठीक है समझ में आ गया, उसने लिख दिया उसने शांति शांति शांति। हाँ ठीक, हाँ विकास ओपन कर लो वीडियो, हाँ, समझ में आ गया, ये वेस्टलैंड का लास्ट पार्ट है। तो मुझे कोई बताएगा वेस्टलैंड का लास्ट पार्ट कौन सा था? सर टोटल 5 पार्ट थे इसमें। हाँ तो लास्ट पार्ट कौन सा था? और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एग्जैक्ट टाइटल याद है। फायर सरमन। नहीं लास्ट पार्ट बताइए कौन सा वेस्टलैंड? ओ थंडर, थंडर वाला ना?
हाँ हाँ वेरी गुड, थंडर वाला। व्हाट द थंडर सेड। विकास यहाँ पर लास्ट पार्ट लिख देना, है ना, वेस्टलैंड का लास्ट पार्ट है व्हाट द थंडर सेड, क्योंकि वेस्टलैंड पोएम हमारे 5 पार्ट में डिवाइड है ना। हाँ यहाँ पर तुम लास्ट पार्ट लिख देना, ठीक, समझ जाएंगे। हाँ पीडीएफ में लिख दो द लास्ट पार्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टी.एस. एलियट आपके नोबेल प्राइज विनर है, इसीलिए आपका जो मॉडर्न एज का टाइम है वो आपके लिए हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके से 2 राइटर हैं, टी.एस. एलियट और डब्ल्यू.बी. येट्स, और दोनों नोबेल प्राइज विनर है। डब्ल्यू.बी. येट्स पहले आयरिश थे जिनको नोबेल मिला था 1923 में। ओके, अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फन हिल, जो कि आपकी फिलिप लार्किन की पोएम है, और ये पहला स्टैंजा है, एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होती है तो उसके बाद लोगों की लाइफ बहुत जैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस पोएम में वो अपने चाइल्डहुड डेज को याद करता है कि उसको अपनी जब भी उसकी मतलब वेकेशन होती थी तो अपने वो आंट के घर जाता था जिनकी फार्म पे जाता था, और वहां पर वो अच्छे से लाइफ को एंजॉय करता था, तो वहां पर बहुत प्लीजेंट लाइफ थी। तो ये नॉस्टैल्जिक पोएम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोएट्स अपने बीते हुए दिन को याद कर रहा है, अपने चाइल्डहुड डेज को याद कर रहा है, एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम फन हिल। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 90% टाइम आपसे या तो ओपनिंग लाइन पूछी गई है या लास्ट लाइन पूछी गई है। ठीक है विकास, नीचे कर दो ना। ये देखिए यहाँ पर सिंगिंग एट द फार्म, तो मैंने फार्म को भी हाईलाइट कर दिया है। वो पोएम क्या था, वहां पर अपने फार्म मतलब जाता था अपनी आंट के फार्म हाउस पे और अपनी वेकेशन को एंजॉय करता था। तो देखिए कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके लिए। अब देखिए आखिरी वाली पोएम है आपकी चर्च गोइंग, आपकी पोस्ट मॉडर्न एज की पोएम है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या होता है, लोग कम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, लोग चर्च जाना छोड़ देते हैं। तो वो पोएट क्या होता है, वो चर्च में जाता है, वो चर्च बिल्कुल एम्प्टी होता है, तो कहता है अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ। और फिर देखिए एंड दैट मच कैन नेवर बी ऑब्सोलेट, वो एंड में कहता है कि चर्च कभी भी ऑब्सोलेट नहीं होगा, इंसान को हमेशा से चर्च की जरूरत रहेगी, चाहे उसकी रिचुअल्स के लिए रहे, चाहे बैप्टिज्म के लिए रहे, लेकिन चर्च जरूरत हमेशा रहेगा और चर्च अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। लोग सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आएंगे, सारी चीजों के लिए आएंगे। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ, और ये पोएम आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसकी मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई थी, याद है आप लोगों को? जी सर जी। ठीक, अभी मैं आप लोगों को हिस्ट्री 1916 की भी दिखा दूंगा, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे। तो प्लीज आप सब लोग देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है, टोटल 20 को सॉल्व किया है, और लेटेस्ट हमारे पास केवल 4 होती थी एक तरह से आरटीसी, तो हमने एक तरह से देखा जाए तो 4 पेपर को सॉल्व किया है। तो प्लीज आप लोग बस 10 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं तब तक वो थोड़ा सा आपके लिए वो अडोप्टेशन भी देख लेता हूँ वाला पोएम का, और फिर हम लोग 10 मिनट बाद फिर से इसी क्लास को ज्वाइन करेंगे, सिर्फ 10 मिनट में, ठीक है? तब तक आप सब लोग भी पानी आनी पी लीजिए, बस 10 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, ठीक? विकास ऑफ कर, तो फिर हम लोग 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक?